हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं जैव-प्रकम का। तो आपकी साइंस की बुक में जैसे कि आपने देखा होगा कि फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। तो चैप्टर 6 में आपका जैव-प्रकम है, बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन ही है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम जान लेंगे जैव-प्रकम होता क्या है। जो सजीव होते हैं, एक सजीव होते हैं, एक निर्जीव होते हैं। जो सजीव उनको हम बोलते हैं जो कि जिनके अंदर जान होती है। निर्जीव उनको हम बोलते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती है। तो जो सजीव होते हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उनको ज़िंदा रखने के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं, और इन क्रियाओं को ही हम जैव-प्रकम कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है जैसे कि श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, पाचन। ये सब क्या है, जैव-प्रकम में अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो कि शरीर को जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं उनको हम जैव-प्रकम कहते हैं। ये क्रियाएं जो होती हैं, हम जब सोते रहते हैं तो भी ये क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम सजीव तथा निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, या गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं, या गली में किसी इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं सजीव है। तो यहाँ पर चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे इंसान हो, सब लोग क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। कोई दौड़ने का काम कर रहा है, कोई खाने का काम कर रहा है। जुगाली मतलब चबाना, कोई चबाने का काम कर रहा है। तो इस बेसिस पर, गति के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो तब क्या हम तब यही सोचेंगे कि सजीव है। लेकिन हम कैसे जानेंगे। तो मान लीजिए कुत्ता और गाय सो रहा है, गति नहीं कर रहा है, तो क्या हम कह देंगे कि वो सजीव नहीं है? तभी हम बोलेंगे सजीव है। हम उन्हें सांस लेते हुए देखेंगे क्योंकि, और जान जाएंगे कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव है? क्योंकि पौधे के नाम तो वृद्धि देख सकते हैं, नहीं पौधे को सांस लेते हुए हम देख सकते हैं। तो कैसे जानेंगे पौधे सजीव है? क्योंकि इंसान और जानवरों के टाइम पर तो हम समझ लिए सजीव हैं, क्योंकि वो सांस लेते थे, उनके अंदर गति थी। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे वो सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे कलर के होते हैं इसलिए सजीव होते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में हम क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी कलर की नहीं होती हैं। वे समय से वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं वे सजीव हैं। तो जो पौधे हरे कलर के होते हैं या फिर दूसरे कलर के होते हैं, तो सब पौधे ही सजीव होते हैं, चाहे हरे कलर के हों चाहे दूसरे कलर के हों। पौधों को हम तब पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती है ना, तो उस पर हम कह सकते हैं वो सजीव है। पौधे क्या करते हैं, पौधे नीचे भी ग्रोथ करते हैं, ऊपर भी ग्रोथ करते हैं, दाएँ भी करते हैं, बाएँ भी करते हैं। पौधे चारों दिशाओं में गति करते हैं। दूसरे शब्दों में सजीव के समान परिवार के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये विधि संबंधित या अन्य गतियाँ भी हो सकती हैं। तो उनके सजीव होने पर हम के विचार पर हम कुछ गतियों को भी देख कह सकते हैं सजीव हैं, या वृद्धि को भी देख कर हम कह सकते हैं सजीव हैं। वृद्धि से भी सजीव उसको मान सकते हैं, गति से भी सजीव मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि प्रदर्शित नहीं होती, इसे वृद्धि दिखाई नहीं देती। तो पौधे की वृद्धि तो हम देख सकते नहीं, ग्रोथ को हम देख सकते नहीं, लेकिन फिर भी वो सजीव होते हैं। ऐसा नहीं कि हम जिसकी ग्रोथ को नहीं देख सकते या जिसकी गति को नहीं देख सकते उनको हम ऐसा नहीं सजीव नहीं मानेंगे, उनको भी हम सजीव मानेंगे। क्योंकि बहुत से जंतु ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट वो सजीव होते हैं। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वे भी सजीव होते हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिबाहिक लक्षण की पर्याप्त नहीं है। तो वो भी जीव भी सजीव हैं, जीव की गति को हम देख नहीं सकते हैं अपनी नंगी आँखों से, जी की ग्रोथ को नहीं देख सकते, जी गति को नहीं देख सकते, जिनको सांस लेते हम नहीं देख सकते, उनको भी हम सजीव ही कहेंगे। तो सजीव कहने के लिए सिर्फ गति ही एक पर्याप्त वर्ड नहीं होगा। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि ये प्रश्न किसी व्यवसाय वैज्ञानिकों से करेंगे, जीव विज्ञानी से करेंगे, तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा, मतलब कि सेम होगा कि हाँ, ये जो अदृश्य आणविक गति है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी गति जो अणुओं की गति होती है ना, जो मॉलिक्यूल्स की गति होती है, उनको वो आणविक गतियाँ होती हैं। ये गतियाँ जो होती हैं अदृश्य होती हैं, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कोई मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन बॉडी ही है, उसके अंदर जो भी गतियाँ चल रही हैं, वो सब अदृश्य गति होती हैं। आणविक गति का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि रिस्पिरेशन, सांस लेना, डाइजेशन, पाचन क्रिया, ट्रांसपोर्टेशन, सब एक चीज ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन,
तो पाचन, ये सब क्या है, आणविक गतियाँ हैं। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, वो सजीव है, उसकी बॉडी के अंदर जो भी गतियाँ हो रही हैं वो आणविक गतियाँ होती हैं, इनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसमें पाचन है, श्वसन है, दिल का धड़कना है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब आ जाते हैं। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करते हैं। अतः इसी कारण ये विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है कि नहीं। तो जो विषाणु होते हैं, मतलब जो वायरस होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट ना और न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये सब चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। और जब तक ये वायरस किसी सजीव के अंदर नहीं जाता तब तक ये वायरस क्या होता है, समझ लीजिए, कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। ये वायरस जब किसी सजीव की बॉडी के अंदर जाता है तभी कोई भी कार्य कर सकता है, तभी वो मल्टीप्लाई होगा, एक से बढ़ेगा, एक से ज़्यादा होगा। इसलिए ये वायरस पर विवाद बना हुआ है कि सजीव है कि नहीं, क्योंकि जो वायरस किसी भी सजीव की बॉडी के अंदर नहीं जाता है, सजीव की बॉडी के बाहर रहता है, तो गति नहीं कर सकता। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? पूर्व कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतक में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित है सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह अवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इनका कहने का मतलब यहाँ पर यह है, तो जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित है, उसमें ऊतक होते हैं, ऊतक में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में घटक होते हैं। तो हमारी जो बॉडी होता है उसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं ना, कोशिकाओं में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो ऊतक होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो आप कह सकते हो हमारा पूरा बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बना है, या आप कह सकते हो ऊतक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। सजीव को यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूट रही है तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुच्छेद की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं। तो ये जो ऊतक होते हैं ये टूटते हुए रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं। तो इनका मरम्मत होना, इनका अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी बॉडी में टिश्यूज़ टूटते रहते हैं, वो डैमेज होता रहता है, वो बनते भी रहते हैं, उनकी मेंटेनेंस और मरम्मत भी होती रहती है साथ में। ये यहाँ पे कहना है। और उनका यहाँ पे ये भी कहना है कि आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है। तो आणविक गति ऐसी गति होती हैं जो अणुओं की गतियाँ होती हैं, जो कि किसी ऑर्गेनिम्स के बॉडी के अंदर होती हैं, जिसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे पाचन, शोषण, उत्सर्जन। अब पाचन कितना इंपॉर्टेंट है, हम खाना खाते हैं, पचता है, अगर खाना पचेगा ही नहीं तो हमको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, एनर्जी कहाँ से मिलेंगे, पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है आणविक गतियाँ। रिस्पिरेशन में सांस लें तो सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित कैसे होंगे। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाइजेशन में भी ऑक्सीजन का बहुत अहम रोल होता है। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आणविक गति क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, रिस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आणविक गति हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब हम इसके आगे देखेंगे जैव प्रक्रम क्या है। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब कोई विशेष कार्य को नहीं करता। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है। अनुरक्षण का काम मतलब मेंटेनेंस का कार्य, रिपेयरिंग का काम, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम, टिश्यू के रिपेयरिंग का काम, टिश्यू के मेंटेनेंस का काम, पाचन, इंस्पिरेशन, उत्सर्जन, ये सब काम हम सोते रहते हैं तब भी होता रहता है, कक्षा में एक जगह बैठे रहते हैं तब भी होता रहता है। तो उसी चीज़ को उन्होंने कहा है जैव प्रक्रम। तो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मेंटेनेंस का काम करते हैं उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ऐसे सजीवों में होने वाली ऐसी क्रियाएं जो को जिंदा रखने की आवश्यक है उसको जैव प्रक्रम हम कहेंगे, जैसे शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुच्छेद प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद प्रक्रम मतलब मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं, टूटेंगे, डैमेज होंगे तो उनको मरम्मत की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा कहाँ से आएगी, खाने से आएगी, इसको हम खाएंगे। या ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। एकल जीव मतलब एक ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, एक लोगों की बात की जा रही है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत के बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना आवश्यक है। इस ऊर्जा के स्रोत का हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो ऊर्जा का ये स्रोत की यहाँ बात हो रही है, इसको हमने भोजन कहा है। और ऊर्जा का इस भोजन का शरीर के अंदर जाने को हमने पोषण कहा है,
ठीक है। शरीर के हम लोग खाना खा रहे हैं तो उस भोजन को हमने क्या कहा, उस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन, तो शरीर के अंदर जाने वाले इस ऊर्जा के स्रोत को हमने पोषण कहा। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि कोई भी सजीव है उसको उसके शरीर में टिश्यूज़ की मेंटेनेंस होती रहती हैं। टिश्यूज़ के मेंटेनेंस के लिए उसको अलग से ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। ऊर्जा कहाँ से आएगी, उसको फूड से, खाने से आएगी, जो उसको शरीर के बाहर से मिलेगी। वो खाना उसके बॉडी के अंदर जाएगा, पचेगा, फिर उससे उसको एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एनर्जी किस रूप में मिलेगी, ATP के रूप में मिलेगी ना। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर जाने को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। अगर जीव के अंदर शारीरिक वृद्धि हो रही है तो उसको और ज़्यादा कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी, खाने की आवश्यकता होगी, पोषण की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित रूप पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के ऐसा विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषक प्रकार प्रयोग करते हैं। तो जी हमारे जो दुनिया है, पृथ्वी है, इसमें हर चीज़ में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है ना। हमारा जो खाद्य पदार्थ है उसमें अधिकांश खाद्य पदार्थ में कार्बन पाया जाता है, खाने की चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। तो इन कार्बन के जो स्रोत हैं, ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषक को प्रयोग करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कार्बन है, अब कोई खाना कोई स्टार्च खा रहा है ना, किसी के फूड में स्टार्च मौजूद होता है, किसी के फूड में स्टार्च मौजूद होता है, किसी के फूड में प्रोटीन मौजूद होता है, किसी के फूड में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। तो ये जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब में कार्बन पाए जाते हैं। ये सब में कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से ये अलग होते हैं। तो ये यहाँ कहने का मतलब है कि इसका जो कार्बन के स्रोत हैं वो विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग जीव, जैसे कि सब लोग एक किस्म का तो खाना खाते नहीं हैं, अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं सब लोग, और उसमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में स्टार्च पाया जाता है, किसी में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सब में कार्बन होता है। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोतों के वितरण या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जानी चाहिए। तो पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में तो होता नहीं, क्योंकि पर्यावरण तो कितना बड़ा होता है। अतः जो भी हम बाहर से खाने की चीज़ें खाते हैं, अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, बॉडी में जाने के बाद उनका डाइजेशन होना बेहद ज़रूरी है, उनका विघटन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो डाइजेशन होगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे दिया है कि हम अलग अलग किस्म की चीज़ खाते हैं, कोई सब्ज़ी खाएगा, कोई मीट खाएगा, अलग अलग कोई दूध पिएगा, लेकिन चाहे भी हमारी जितनी भी अलग अलग चीज़ों को हम खाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में जाने पर वो सारी चीज़ें पच जाती हैं। पच के क्या देती है, हमें एनर्जी ही देती हैं, एक समान एक किस्म की ATP ही देती हैं। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए विभिन्न जीव शरीर के अनुच्छेद तथा शरीर की विधि के आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। तो हमने खाना खाया, अलग अलग किस्म का खाना खाया, जैसा किस्म का खाना खाया वो हमारे बॉडी में जाने के बाद एनर्जी दिया। तो ये एनर्जी आणविक गतियों के लिए और वृद्धि के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए उपयोगी होती है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला की एक आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर के अंदर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, रिपेयरिंग का काम हो रहा है ना, मेंटेनेंस का काम हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में होते हैं, जिससे हमारे शरीर में ग्रोथ होती है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, अणुओं के विघटन की कुछ समान रासायनिक युक्तियाँ हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खास स्रोत के विघटन में इसका उपयोग शोषण कराता है। तो उपचयन और अपचयन यहाँ लिखा हुआ है। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीडेशन और अपचयन मतलब होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। तो हम खाना जब भी खाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, उस खाने का ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि उस खाने का ब्रेक डाउन होता है। उस खाने में ऑक्सीजन मिलता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है, उसमें से एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे यही मतलब है इसका। हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, तथा ये जो ऑक्सीजन है ये कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खास स्रोत के विघटन में उपयोग होता है। मतलब इस ऑक्सीजन का यूज़ डाइजेशन में भी होता है, तो उसको हम श्वसन कहते हैं।
तो जब ब्रेक डाउन होता है फूड का, मतलब फूड का ब्रेक डाउन होना मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन मतलब फूड का ब्रेक डाउन होना, फूड का टूटना, तो ये ऑक्सीजन के मतलब की उपस्थिति में होता है। एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ष पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विषय का भी आवश्यकता नहीं होती। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा का आप एग्जाम्पल ले लें, तो इनके बॉडी में ना तो लीवर होता है, ना ही किडनी होती है, ना ही हार्ट होता है, मतलब नहीं होता कुछ। जैसे कि हमारी बॉडी में हर चीज़ के लिए एक बॉडी से एक वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए और सांस लेने के लिए या फिर भोजन का पाचन होने के सबके अलग अलग अंग है ना। लेकिन अमीबा जो एक कोशिका जीव होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ एक सेल से एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सारी क्रियाएं, सांस लेना या भोजन का पाचन होना, वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उस एक कोशिका के अंदर ही होता है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तब शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है। तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विषय सभी कोशिकाओं की आवश्यकता भी नहीं हो सकता। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके तो ऑर्गन होते नहीं हैं सांस लेने के लिए, तो उनका जो शरीर का जो बाहरी सतह होता है, जो शरीर के बाहर की जो परत होती है, उस परत से ही ये विसर्जन के जरिए से सांस लेते हैं, उस परत से ही ये खाना भी अवशोषित करते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि हम सब लोग हो गए, तो हम लोग के अंदर तो अलग अलग किस्म के ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों करने के लिए विभिन्न भिन्न अंग विशिष्टकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतःग्रहण भी विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य है। तो मतलब कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके अंदर हार्ट पाया जाता है, लीवर है, लंग्स हैं, तो अलग अलग किस्म के उनकी बॉडी में ऑर्गन पाए जाते हैं ताकि वो अलग अलग काम कर सकें। तो इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यदि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतराकरण कुछ विशेष अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के भागों को इनकी आवश्यकता होती है। मतलब कि भोजन का हम अंतःग्रहण करते हैं, हम बॉडी में भोजन जाता है, ऑक्सीजन जाता है, तो विशेष अंगों से जाता है ना। लेकिन उस भोजन की, उस ऑक्सीजन की आवश्यकता तो पूरी बॉडी होती है, पूरे शरीर की होती है। हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, उससे पोषक तत्व निकलते हैं, तो पोषक तत्व पूरे बॉडी को आवश्यकता होती है। हमारे जो एक नाखून है या हमारी एक फिंगर उंगली भी है, उसको भी आवश्यकता होती है ना। तो ये बात हो रही थी कि उसको उस पूरी बॉडी में उसको ऑक्सीजन को जाना होता है। तो मान लीजिए हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन होती है हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है। कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है ऑक्सीजन। लंग्स में पाया जाता है एल्वुलाई। एल्वुलाई जो होता है वो एयर सैक भी उसको बोलते हैं। तो लंग्स से वो ऑक्सीजन जाती है उस एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई के चारों तरफ पतली पतली केशिकाएँ पाई जाती हैं, जिसको इंग्लिश में कैपिलरीज भी बोलते हैं। तो एल्वुलाई के चारों तरफ जो पतली पतली केशिकाएँ पाई जाती हैं, उस केशिकाओं से ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में। अब ब्लड में ऑक्सीजन चला गया, अब ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाता है कैपिलरीज में, केशिकाओं में, केशिकाओं से एल्वुलाई में जाता है, वहाँ से लंग्स से होता है शरीर से बाहर निकल आता है। तो यही होता है। तो ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाता है ना। और जब फूड जो होता है, फूड न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनका पाचन हो जाता है, तो उनका इस स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड के न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का स्मॉल इंटेस्टाइन से अवशोषण हो जाता है, ब्लड में अवशोषित हो जाते हैं, पूरी बॉडी में चले जाते हैं, ब्लड से ही पूरी बॉडी में हो जाते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे। इस स्थिति में भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वहन तक की आवश्यकता होती है। तो पूरी बॉडी में भोजन है या ऑक्सीजन का पूरा बॉडी में फैलाना, वो क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वो हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो हमने बताया था कि डाइजेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है ना, और जितने भी खास सामग्री होती है वो कार्बन से बनी हुई, जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें एक मेन प्रोडक्ट बनता है जिसको हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। जैसे कि हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होता है तो उससे पोषक तत्व मिलते हैं हमको ना, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उस न्यूट्रिएंट्स को हम मेन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। देखिए उसके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जिसको आप बाई प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, इसको आप क्या कह सकते हो, बाई प्रोडक्ट भी आप
कह सकते हो। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो इस ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अनुपयोगी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, तो इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन जो बाय प्रोडक्ट होते हैं ना, जिसके बॉडी में बनता है उसके बॉडी के लिए तो अनुपयोगी होते हैं, हानिकारक होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये यूज़फुल हो सकते हैं। तो हमें डाइजेशन हमारी बॉडी में हुआ तो हम न्यूट्रिएंट्स बने, पोषक तत्व उस डाइजेशन से हमारी बॉडी को मिले, उसको हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया, एनर्जी रिलीज़ हो गई इससे। बट इसके साथ साथ जो हानिकारक वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ बने, अपशिष्ट उत्पाद बने, इसको बॉडी से बाहर निकालना भी था। तो बॉडी से बाहर अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए प्लांट्स होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, फूड बनाता है और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देता है। तो ऑक्सीजन को उसने अपनी बॉडी से निकाल लिया खाना बनने के बाद। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, प्लांट का अपशिष्ट पदार्थ हुआ, अपशिष्ट उत्पाद हुआ, उसका बाय प्रोडक्ट हुआ। वो ख़राब चीज़ हुई, उसे प्लांट ने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो प्लांट की ज़रूरत का नहीं था, लेकिन वो हमारी ज़रूरत का था, तो हमने उस ऑक्सीजन को यूज़ किया अपने रिस्पिरेशन के लिए। उसी तरीके से हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, जिसको हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती, हमारी बॉडी के हानिकारक होता है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। उसको कौन यूज़ करता है, प्लांट। जैसे मैं बताया कि ये बाय प्रोडक्ट जो होते हैं ये जिसके बॉडी में बनते हैं उसके लिए तो यूज़फुल नहीं होते, बट हाँ दूसरों के लिए यूज़फुल ये हो सकते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विश्व ऊतक विकसित हो जाता है। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका में उत्सर्जन ऊतक पहुँचाने की होगी। जब हमारे जैसे कि मान लीजिए लीवर है, ठीक है, लीवर है, लीवर में मान लीजिए कोई बाय प्रोडक्ट बना, मान लीजिए लीवर में कोई बाय प्रोडक्ट बना, कोई अपशिष्ट पदार्थ बना। अब उस अपशिष्ट पदार्थ को हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लेकर जाना है ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो लीवर से उस वेस्ट पदार्थ को, उस अपशिष्ट पदार्थ को उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ले जाने का काम करेगा। वही बात यहाँ कही जा रही है कि लीवर है, लीवर में कोई बाय प्रोडक्ट बना, लीवर से उस बाय प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लेकर जाना है उस बाय प्रोडक्ट को लीवर से। तो लीवर से उस खराब चीज़ को एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ले जाने का काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब मान लीजिए लीवर है, लीवर में यूरिया बना, ठीक है, लीवर में क्या बना हमारे, यूरिया बना। अब वो यूरिया क्या था, शरीर के हानिकारक था। वो यूरिया ब्लड के ज़रिए से कहाँ चला गया, किडनी में चला गया ना। अब ब्लड क्या करेगा, किडनी क्या करेगा, ब्लड से उस यूरिया को फिल्टर करेगा, उसका यूरिन बनाएगा और बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लास्ट में कही गई है। तो आप लोग इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, इसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगी। एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।